नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को विज्ञान के 10 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। इन सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप लोग अपने कॉपी में अवश्य लिखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस बार के परीक्षा के लिए, ठीक है ना। तो आप इसे सबसे पहले कॉपी में ज़रूर लिखना। कॉपी में लिखोगे तो आपका राइटिंग भी सुधर जाएगा और लिखते समय आपको वो प्रश्न याद भी हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आप कॉपी में ज़रूर लिखना। मैं एक एक प्रश्न को बता देता हूँ, ठीक है ना। और सारे लोग वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इस बार 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोग इसका केवल फिगर बनाना है, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित किरण आलेख खींचे। केवल इसका आपको फिगर बनाना है और फिगर के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। इसको कॉपी में एकदम अच्छे से ब्लू पेन से और एक स्केल का प्रयोग करके आप अच्छे से इसका फिगर बना लीजिए। तो मैं आपको इसका फिगर दिखा देता हूँ, बस यही फिगर है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये त्रिभुज एक बना देना ABC और यहाँ से एगो आपतित किरण प्रवेश करना। तो ये आपतित किरण इधर से विचलित हो जाती है तो विचलित किरण हो जाएगा और इधर से आपका निर्गत किरण हो जाएगा, ठीक है ना। और इधर से भी आपका एक किरण हो जाएगा अपवर्तित किरण, ठीक है ना। और ये हमारा प्रिज्म का कोण हो जाएगा, कोण ए लिख देना नीचे, प्रिज्म का कोण हो जाएगा, ठीक है ना। और यही फिगर एकदम सुंदर सा आप कॉपी में बना लेना। 2 नंबर आपका कोई नहीं काटेगा, केवल फिगर बनाना है, इसमें कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है ना। अब देखिए अगला अगला ये क्वेश्चन से आप इसको कॉपी में अवश्य लिखना। ये क्वेश्चन है कि मोटर का सिद्धांत क्या होता है। विद्युत मोटर का जो सिद्धांत होता है वो क्या होता है, तो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। तो इसका उत्तर आप लोग लिखना। जब किसी कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य लगता है जो कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाने का कार्य करता है और यही हमारा विद्युत मोटर का सिद्धांत कहलाता है। और बाबू विद्युत मोटर का एक और सिद्धांत होता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। नीचे आप तीर लगाकर लिख देना, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। आपको ये लिख लेना है नीचे, ठीक है ना। तीर का निशान लगाकर लिख लेना, ठीक है ना। और खूब अच्छा सा राइटिंग में लिखना, ठीक है। अब देखिए राइटिंग में चेक करता हूँ हमेशा आप लोगों का। अगला क्वेश्चन आपका है कि दृष्टि दोष क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। इस बार ये क्वेश्चन 2 नंबर का एकदम फिक्स से छोटू आएगा, ठीक है ना। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रख लेना, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो दृष्टि दोष क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, केवल प्रकार का नाम लिख देना और दृष्टि दोष का परिभाषा। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख की रेटिना पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता है तो ऐसे दृष्टि दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला दोस्तों निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष और दोस्तों अबिंदुकता। दोस्तों एक और होता है जरा दृष्टि दोष। कभी कभी क्या होता है ना, कोई 3 बोलता है, कोई 4 बोलता है, लेकिन अभी दोस्तों किताब के अनुसार देखा जाए तो मुख्य रूप से 4 होता है, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर भले ही दिया है 3, लेकिन कई जगह 3 पढ़ा जाता है, कई जगह 4 पढ़ा जाता है। पहला आपका निकट दृष्टि दोष, दूसरा दीर्घ दृष्टि दोष, तीसरा आपका जरा दृष्टि दोष होगा और आपका चौथा जो होगा ना अबिंदुकता होगा। तो आप लोग अबिंदुकता लिख लेना। अबिंदुकता तो दिया है, आप लोग ना जरा दृष्टि दोष लिख देना। जरा दृष्टि दोष 4 नंबर में करके लिख देना, जरा दृष्टि दोष, ठीक है ना। उसको लिख लेना, ठीक है। 4 ही लिखना आप लोग, ठीक है ना। 4 ही मतलब कि हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। 5 नंबर प्रश्न है कि किसी यांत्रिक यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। यानी कि कोई व्यक्ति है और वो अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा है तो उसको आकाश जो है ना नीला नहीं दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। उसका रीजन क्या है, यहाँ पर देखिए यांत्रिक यात्री आकाश में उस ऊंचाई पर होते हैं जहां वायुमंडल नहीं होता। यानी कि जो व्यक्ति अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं वो काफी ऊंचाई पर होते हैं, वो इतनी ऊंचाई पर होते हैं कि वहां पर कोई भी वायुमंडल नहीं होता है और नहीं वहां पर कोई भी मतलब कि प्रकीर्णन होता है, किसी भी कलर का कोई भी वहां पर प्रकीर्णन नहीं होता है। इसलिए उन्हें आकाश नीला नहीं बल्कि काला प्रतीत होता है, ठीक है ना, काला प्रतीत होता है। इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, अगला क्वेश्चन आपका है कि सांद्र अम्ल तथा तनु अम्ल में अंतर लिखे। देखो सांद्र अम्ल का परिभाषा क्या हो जाएगा, ऐसा अम्ल जिसमें जल की मात्रा कम होती है सांद्र अम्ल कहलाता है। और तनु अम्ल कैसे कहेंगे, तो तनु अम्ल उसे कहेंगे ऐसा अम्ल जिसमें जल की मात्रा अधिक होती है, तनु अम्ल कहलाता है। तो दोनों में अंतर हो गया और यही आपको 2 नंबर दिलाएगा, ठीक है ना। इसको कॉपी में लिख लेना, ठीक है ना। अगला आपका प्रश्न है कि धातु के साथ जल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण के साथ आपको समझाना है। देखो यहाँ पर लिखा गया है जब धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया कर
करते हैं तो पराया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। सपोज डेट यहाँ पर जेडेन आपका क्या हो जाएगा, एक धातु हो गया और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, यानी कि अम्ल हो गया। जब इनकी अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस की निर्माण होता है, यानी कि हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस को साबुन के घोल में गुजारते हैं, बुलबुले उत्पन्न होंगे, उन बुलबुलों के निकट जलती है, इससे हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति सिद्ध हो जाती है। तो यही आपके लिए 2 नंबर दिलाएगा, ठीक है ना। इसको भी कॉपी में लिखना है, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया करने के लिए एक समीकरण लिखे। बाबू प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ अभिक्रिया आपको कराना है और उसका एक समीकरण लिखना है। आपको पता है कि दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। इसको हम लोग जल के साथ अभिक्रिया करेंगे ना तो कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O का निर्माण होगा, जो जिप्सन होता है, ठीक है ना, जो जिप्सन होता है, ठीक है ना। इसको याद रखना है, जिप्सन बनाता है और लगभग आधे घंटे बाद जमकर ठोस बन जाता है, ठीक है ना। ये पहले आप लोग लिख लेना और नीचे आप लोग समीकरण लिखना। देखिए यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, इसको हम लोग जल के साथ अभिक्रिया कराए हैं तो कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O का निर्माण हुआ है। देखो 1 इंटू 1/2 हम लोग समीकरण को संतुलित करने के लिए लिखे हैं, बट यहाँ पर हम लोग कैल्शियम सल्फेट इंटू 1/2 H2O को हम लोग जल के साथ अभिक्रिया कराए हैं, ठीक है ना। ये तो हम लोग संतुलित करने के लिए लिखे हैं, ठीक है ना। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इस क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखा। प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा देना है और उसका एक समीकरण लिखना है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर और मिट्टी से खनिज लवण एवं जल अवशोषित मतलब कि ऑब्जर्व कर पत्तियों में मौजूद हरित लवक के सहारे ऊर्जादायक पदार्थों का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। और प्रकाश संश्लेषण का ये आप लोग समीकरण लिखना। समीकरण का 1 नंबर मिलेगा, परिभाषा का 1 नंबर मिलेगा। देख लो परिभाषा कितना लंबा है, समीकरण कितना छोटा है। अगर आप लोग परिभाषा में 1-2 गलती भी कर देते हो ना बीच में, तो काट कूट ऐसा मत करना, उसको गलती वैसे ही रहने देना और आगे अपना लिखना और समीकरण लिख देना। क्योंकि एग्जामिनर परिभाषा कम देखता है, समीकरण ज़्यादा देखता है। समीकरण करी वो जांच लेता है कि बच्चा ने क्या लिखा होगा, ठीक है ना। तो इसको याद रखना है। तो समीकरण आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है। इसकी अभिक्रिया कराया गया है तो क्या मिला है, तो आप लोगों को प्राप्त हुआ है ग्लूकोज यानी कि C6H12O6। ये ग्लूकोज का सूत्र होता है, प्लस में आपका 6O2 का प्राप्ति हुई है, ठीक है ना। इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जाइलम और फ्लोएम में आपको अंतर याद रखना है सभी विद्यार्थियों को, जाइलम और फ्लोएम में अंतर। तो उत्तर में क्या लिखिएगा, एक तरफ जाइलम एक तरफ फ्लोएम। अब देखिए जाइलम में पहला 2 को अंतर लिखिएगा, ज़्यादा मत लिखिएगा, 2 नंबर का है तो 2 को अंतर आप लोगों को लिखना है, ठीक है ना। तो जाइलम में फर्स्ट में लिखेंगे, जाइलम जल एवं खनिज लवणों को भूमि से पौधे तक पहुंचाता है, जबकि फ्लोएम सुक्रोज आदि पादप पत्तियों में निर्मित एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। एटीपी तत्वों को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाता है, ठीक है ना। ये सभी भागों तक पहुंचाता है, ठीक है ना। अब इसका दूसरा अंतर देख लीजिए, जाइलम अवशोषण का कार्य करता है जबकि फ्लोएम वितरण का कार्य करता है, ठीक है ना। तो 2 ही अंतर लिखना, 2 नंबर आपका मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए श्वसन और दहन में 2 अंतर लिखना है, 2 ही अंतर पूछबे करेगा, 2 नंबर का है तो 2 ही पूछेगा, ठीक है ना। अगर कहे नहीं भी कहेगा 2 अंतर लिखे तभी आप लोग को 2 ही अंतर लिखना है, ठीक है ना। अब देखिए इसका आंसर कैसे आप लोग लिखना है, इधर श्वसन कर देना, इधर दहन कर देना। श्वसन में पहला में लिखना है, श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है जबकि यह एक अजैव रासायनिक क्रिया, ठीक है ना। और इसका दूसरा लिखना है, इसमें पदार्थों का धीमी गति से ऑक्सीकरण होता है जबकि इसमें पदार्थों का तीव्र गति से यानी कि तेजी से ऑक्सीकरण होता है, ठीक है ना। तो ये आपका दूसरा अंतर हो गया, ठीक है ना। इसको भी कॉपी में अवश्य लिखना। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ, जल संरक्षण के क्या उपाय है, जल संरक्षण के क्या उपाय है, तो इसके लिए बहुत सारे उपाय होते हैं, कुछ उपाय को लिख देना है, ठीक है ना। तो जब ये सब क्वेश्चन पूछेंगे ना तो 2 से अधिक लिखना, 3, 4, 5 ऐसे लिख देना, ठीक है ना। तो जल संरक्षण के निम्नलिखित उपाय है जैसे कि जल का सिंचाई के लिए उपयोग करना, बाढ़ नियंत्रण तथा हाइड्रोलॉजिकल सर्वे और बांध निर्माण करना, ठीक है ना। और भूमिगत जल का रिचार्जिंग
तथा व्यय को रोकना, ठीक है ना। और यहाँ पर चौथा हो जाएगा अधिक जल तथा कम जल वाले स्थानों पर स्थानांतरण करना, ठीक है ना। ये हमारा जल संरक्षण का उपाय हो जाएगा, ठीक है ना। इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है 22 नंबर। ये प्रश्न है कि रक्त के 2 कार्य लिखे। रक्त यानी कि ब्लड जो होता है ना, उसका 2 कार्य लिखना है। रक्त के 2 कार्य क्या होता है? शरीर के अंदर जल एवं ताप का नियंत्रण और शरीर के अंदर O2 और CO2 गैसों का परिवहन, ठीक है ना। ये हमारा रक्त का 2 कार्य 2 नंबर आपको दिलाकर जाएगा, ठीक है ना। ये आपको 2 नंबर दिलाकर जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने जितना भी प्रश्न बताया सारे प्रश्नों को आप लोगों को कॉपी में अवश्य लिखना है। कॉपी में नहीं लिखोगे एक भी प्रश्न याद नहीं होगा। और मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि इसमें कम से कम 7-8 ऐसे प्रश्न मौजूद है जो इस बार के फाइनल परीक्षा में आएगा। तो इसको अच्छे से आप लोग याद ज़रूर करना, लिख ठीक है ना। राइटिंग भी सुधरेगा, लिखने का आपको तरीका भी मिल जाएगा और फास्ट लिखने का आपको एक तजुर्बा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अच्छे से आप लोग ज़रूर कॉपी में लिखना। ओके।